हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और ये 3 विधेयक हैं। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक यानी डिलिमिटेशन बिल 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, ये 3 बिल पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 3 दिन के लिए। और ये सारे विधेयक काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा विवादों में है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण का है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण के आड़ में भारत सरकार जो है परिसीमन करने जा रही है, वो भी सही तरीके से यानी गलत तरीके से, सही तरीके से परिसीमन नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्विज को डिस्कस करेंगे। टोटल 43 क्विज हैं और क्विज के माध्यम से हम सारे महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानेंगे, जिससे कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। तो अंत तक बने रहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र के अलावा सरकार अगर कोई और सत्र बुलाती है तो उसे डैश कहा जाता है। तो आप सभी को पता है साल में 3 सत्र होता है संसद का, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसके अलावा बीच में अगर कभी अचानक से सत्र बुलाया जाता है उसे विशेष सत्र यानी स्पेशल सेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, संसद का विशेष सत्र 2026 कब से कब तक चलेगा? तो 2026 में देखिए हाल ही में विशेष सत्र बुलाया गया है। कब बुलाया गया? 16 अप्रैल को बुलाया गया। 3 दिन तक ये सत्र चलेगा, 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2026 तक। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सिफारिश पर संसद का विशेष सत्र किसके नाम पर बुलाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के नाम पर बुलाया जाता है, यानी संसद का विशेष सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 किसने पेश किया? इसे पेश किए अर्जुन राम मेघवाल, जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय कानून मंत्री हैं। इन्होंने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। ठीक है, ये सारे विधेयक को हम लोग जानेंगे आगे। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 किसने पेश किया? इसे पेश किए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, 3 विधेयक में 2 विधेयक अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया और 1 विधेयक गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया लोकसभा में। ठीक है, 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में परिसीमन विधेयक यानी डिलिमिटेशन बिल 2026 किसने पेश किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने। ये 2 विधेयक लोकसभा में पेश किए, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026। वहीं अमित शाह ने 1 विधेयक पेश किया 16 अप्रैल को, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। ठीक है, और ये तीनों विधेयक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पूरे परिसीमन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। डिलिमिटेशन जो भारत में किया जाना है उसी के इर्द गिर्द ये पूरा विधेयक घूम रहा है और इसमें महिला आरक्षण की बात कही जा रही है। महिला आरक्षण देखा जाए तो एकदम से अलग बात है, परिसीमन अलग बात है। ठीक है, उसे हम जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 किस अधिनियम में संशोधित करता है? तो बताइए, ये संविधान का जो 131वां संशोधन किया जा रहा है तो किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए ये विधेयक लाया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। 2023 में देखिए महिला आरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, उसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। वैसे ये अधिनियम अभी लागू भी नहीं हुआ है भारत में, लेकिन लागू होने से पहले ही इस अधिनियम में संशोधन के लिए यह नया विधेयक लाया गया है। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण अधिनियम को 2029 तक लागू करना। ठीक है, सही है। जनगणना 2027 की बजाय जनगणना 2011 के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण 33% लागू करना। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था संसद से,
तो इसे लागू करने के लिए इंतजार किया जा रहा था कि 2027, 26, 27 का जो जनगणना हो रहा है, जनगणना जब भी हो जाएगा उसके बाद परिसीमन किया जाएगा पूरे भारत भर में। परिसीमन करने के बाद जो है नई सिरे से सीटों का बंटवारा किया जाएगा और उसके बाद जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया जाएगा, महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए 2026-27 का जनगणना अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन सरकार जो है इसे लागू करने जा रही है बहुत ही तेजी से। अचानक से सरकार के मन में ये बात आया है, और क्यों आया है अगर आप अच्छे से अगर डीप में अगर स्टडी करेंगे आप सभी को पता चल जाएगा क्यों इतना तेजी से ये बिल लाया गया है। ठीक है, पहले इतना तेजी नहीं था, लेकिन अभी बहुत ही तेजी मच गया है कि ये तेजी से लागू कर दिया जाए 2029 तक। ठीक है, और इसके लिए सरकार जो है, देखिए पहले प्लान था कि 2027 की जनगणना के आधार पर ये सब लागू होगा, लेकिन अभी सरकार बोल रही है कि 2011 के जनगणना पर ही ये सारी चीज़ें जो है लागू होंगी। ऑप्शन सी है, परिसीमन विधेयक 2026 के माध्यम से 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों को बढ़ाकर 825 करना। तो देखिए ये जो संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 है, उपर्युक्त, इसका उद्देश्य जो है ये उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पीडीएफ भी आज के क्लास का दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अभी हमने पढ़ा है संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और ये है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। तो देखिए ये सभी आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो ये बताइए कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। यह दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में महिला आरक्षण और परिसीमन को लागू करता है। सही है। यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है और परिसीमन के माध्यम से सीटों का पुनर्गठन करता है। यह भी सही है। यह मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश सरकार एक्ट 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एक्ट 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 में संशोधन करता है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो ये आपको जानना जरूरी है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। किस वर्ष में 104वें संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए 2 नामित सीटों को समाप्त कर दिया गया था? पहले एंग्लो इंडियन से भी 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन बाद में इसे खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? 2020 में 104वां संविधान संशोधन किया गया और एंग्लो इंडियन से लोकसभा में जो 2 लोग नॉमिनेट होते थे उसे खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट, परिसीमन विधेयक 2026 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्रमशः कितनी सीटें तय की गई हैं? तो लगभग 815 और 35। ठीक है, पूरा न्यूज में चल रहा है कि 850 सीट किया जाएगा बढ़ाकर 543 से। तो 850 में से 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। लेकिन अभी भी केंद्र सरकार के कुछ ऐसे मंत्री हैं जो बयान दे रहे हैं कि ये जो 850 है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह 850 ही है कि सीट बढ़ाकर 850 किया जाएगा। वर्तमान में यानी अप्रैल 2026 में लोकसभा में राज्यों के कितने सांसद हैं? वर्तमान में राज्यों के लोकसभा सदस्य कितने हैं? 524 हैं। कितने हैं? 543 में से 524 हैं राज्यों से। वर्तमान में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के कितने सांसद हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान में सांसदों की संख्या है 19। ठीक है, तो 524 है, 524 है राज्यों से और 19 है केंद्र शासित प्रदेशों से, तो कुल कितने हो गए? 543। परिसीमन विधेयक 2026 संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव करता है जो 1976 से सीटों की संख्या पर लगी रोक को हटाएगा? अनुच्छेद 81। ठीक है, अनुच्छेद 81 में संशोधन करेगा। और देखिए लास्ट टाइम में 1976 में पूरे भारत में सीटों का परिसीमन किया गया, मतलब सीटों की संख्या आखिरी समय में 1976 में ही पूरे भारत भर में निर्धारित की गई थी, तभी से ये
43 सीटें, 545 थी, मैक्सिमम 550 हो सकता है। 5 सीटें पीओके के लिए है, ध्यान दीजिएगा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है 5 सीटें उसके लिए है, तो उसे वर्तमान में हम गिनती नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे अपना कोई भी लोकसभा सदस्य नहीं है। 2 सीटें एंग्लो इंडियन का था, खत्म कर दिया गया, तो अभी 543 सीटें हैं। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इसी का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 2023 में पारित हुआ था। महिला आरक्षण एक्ट 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है? 33%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभा में, न कि राज्यसभा, न कि विधानसभा परिषद। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि महिला आरक्षण एक्ट यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो है, ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट, 2023 में महिला आरक्षण के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक 10वां संविधान संशोधन विधेयक था। तो किस संवैधानिक संशोधन के तहत महिला आरक्षण विधेयक 2023 संसद से पास किया गया था? तो 128वां संशोधन किया गया था संविधान में, उसके लिए याद रखिएगा 128वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो महिला आरक्षण से है। नए संसद भवन में पास होने वाला प्रथम विधेयक कौन सा था? तो पुराना संसद भवन था, वहां से ट्रांसफर किया गया नए संसद भवन में, और नए संसद भवन में आते ही सबसे पहला विधेयक जो संसद से पारित किया गया वो था महिला आरक्षण विधेयक ही। ठीक है, महिला आरक्षण अधिनियम अब ये बन चुका है और इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी? लोकसभा में 1/3। ठीक है, तो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्य का विधानसभा हो। ठीक है, इस अधिनियम में साफ साफ कहा गया है कि महिलाओं के लिए 33% या फिर 33% न देकर अगर 1/3 करे तो ये भी सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। महिला आरक्षण लागू हो जाने के बाद यह आरक्षण कितने साल के लिए वैध होगा? एक बार जब भी महिला आरक्षण अधिनियम लागू हो जाएगा तो ये कितने साल के लिए वैध होगा? 15 साल के लिए, याद रखिएगा 15 साल के लिए। वर्तमान में 543 सदस्यीय लोकसभा में कुल कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? कुल 131 सीटें हैं। 543 लोकसभा सीटों में से 131 सीटें जो हैं एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में 543 सदस्यीय लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान समय का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में 543 सदस्यीय लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47, कुल कितने हो गए? 131 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 सीटों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कितना है? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। 18वीं लोकसभा में कितनी महिला सांसद हैं? अभी जो चल रहा है लोकसभा, ये 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा में कुल 74 महिला सांसद हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास मौजूदा समय में सर्वाधिक 80 सीटें हैं, जो लोकसभा की 543 सीटों का डैश हिस्सा है, 14.7% हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अभी जो नया वाला जो चल रहा है, अब इसको आप समझ में आएगा अगर इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पास मौजूदा समय में 80 सीटें हैं, जो लोकसभा की 543 सीटों का 14.7% हिस्सा है। ठीक है, यदि 850 सदस्यीय लोकसभा में यही हिस्सा बरकरार रहे, यानी अगर लोकसभा में सीटों की संख्या 850 कर दी जाए और उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान सीटों का हिस्सा 14.7% है, ये सेम अगर बरकरार रखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीटें हैं ये बढ़कर हो जाएगी 124। ठीक है, लेकिन यदि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों का आवंटन होता है तो यहाँ सीटों की संख्या बढ़कर 138 हो जाएगी, और यही है सबसे बड़ा विवाद का कारण। ठीक है, भारत सरकार, अभी जो मोदी सरकार है,
वो क्या कर रही है, वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही ये परिसीमन करके सीटों को आवंटित करना चाह रही है। तो यही जो है बहुत सारे साउथ के ऐसे राज्य हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा विवाद मचेगा अगर इस तरह का कानून बनता है, अगर इस तरह का चीज़ें होती हैं तो पूरे साउथ में समझिए कि बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है। ठीक है, उन लोगों का कहने का मतलब ये है कि जनगणना करके अगर आप जनसंख्या के हिसाब से सीटों का आवंटन करेंगे तो वो राज्य जो तेजी से जनसंख्या बढ़ाते हैं उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, और ज़्यादा सीट, बहुत ही ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी उन्हें, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश जो है बहुत ज़्यादा सीट अकेले ये दोनों राज्य लेके चले जाएंगे। तो जो इन दो राज्यों पर पकड़ बना के रखेगा वो केंद्र में सरकार उसको बनाना आसान हो जाएगा। और इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जो शिक्षित राज्य हैं खास करके साउथ के, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये राज्य शिक्षित हैं, जनसंख्या पे कंट्रोल करते हैं, तो ये पीछे रह जाएंगे, इनका संसद में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। और जो राज्य तेजी से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं वो सरकार चलाएंगे, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो चीज़ों को आप समझिए क्या चल रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हम समझते हैं कि इसी तरह केरल के पास अभी लोकसभा में 20 सीटें हैं। यदि उसका मौजूदा शेयर बरकरार रहता है तो उसकी सीटें 31 हो जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश का 14 दशमलव कुछ % सीटें अगर सेम बरकरार रखा जाए 850 सीटों में से, तो उसका सीट 80 से बढ़कर 100 कितना हो रहा था, 124 हो रहा था। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्योंकि तेजी से बढ़ी है तो यहाँ पे सीटें बहुत ही तेजी से ज़्यादा हो जाएंगी, 138। लेकिन सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है तो मौजूदा शेयर पर केरल में 20 से 31 सीट हो जाएगा। लेकिन वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार अगर सीटों का आवंटन किया जाएगा तो देखिए 31 से ये घटकर केरल में सीट की संख्या हो जाएगी 23, क्योंकि वहाँ का जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई है। ठीक है, वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर चीज़ें होती हैं, सीट आवंटन किए जाते हैं, तो फिर साउथ में बहुत सारे राज्य हैं कि उनका जो लोकसभा में सीट का परसेंटेज है वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, यही है मेन विवाद का कारण। और देखिए मोदी सरकार कितनी शातिर तरीके से इस साथ में वो महिला आरक्षण वाली बात जोड़ दी है। महिला आरक्षण एक अलग चीज़ है, परिसीमन अलग चीज़ है। आप परिसीमन करिए, सीटों का बंटवारा एकदम सही तरीके से करिए, ऐसे तरीके से करिए कि किसी भी राज्य को कोई प्रॉब्लम ना हो, ना कि आप जिस हिसाब से कर रहे हैं जनसंख्या के अनुसार करेंगे फिर प्रॉब्लम। और सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान ये साउथ के राज्य देते हैं, और आप पूरा सीट दे देंगे बिहार को, उत्तर प्रदेश को, तो ये कहाँ से मतलब ये होगा। तो यही उचित नहीं है। परिसीमन आप सही तरीके से करिए। किसी भी विपक्ष का नेता का बयान आप सुन लीजिए, किसी ने भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये लोग परिसीमन जो जिस तरीके से किया जा रहा है वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के जो मंत्री, मोदी सरकार वो मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। वो ये बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है ताकि महिलाएं उनसे ये हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में दीजिए, ये पहली बार नहीं है कि महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ है संसद में। इसके पहले या पहली बार संसद में महिला आरक्षण बिल जो है 1996 में पेश किया गया था, पहली बार एच.डी. देवगौड़ा के सरकार में। एच.डी. देवगौड़ा जब भी प्रधानमंत्री थे उन्हीं के काल में 1996 में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, किसी वजह से पारित नहीं हो पाया। फिर 2010 में दूसरी बार पेश किया गया था, उस समय भी किसी कारणवश जो है पास नहीं हो पाया। इसके पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन पास नहीं हुआ था। तो कोई भी व्यक्ति जो है इसका विरोध नहीं कर रहा है, बस कुछ चीज़ें हैं जो लोग समझ नहीं रहे हैं, बस पर्दे के पीछे काम चल रहा है। तो अभी हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो ये है दिल्ली। ठीक है, राज्यों में उत्तर प्रदेश है, अभी वर्तमान में सबसे अधिक लोकसभा सीटें यूपी में है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें दिल्ली में है। दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या है 7। ठीक है, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट की संख्या है 5, लद्दाख में 1 है, अंडमान निकोबार में भी 1 है। ठीक है, अब ये रहा मैप, PDF आप डाउनलोड करेंगे तो साथ में ये भी डाउनलोड हो जाएगा। आप अच्छे से देख पाएंगे मैप में कि किस राज्य में कितने राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट है। फिर भी मैं बता देता हूँ,
जैसे कि जो बड़ा अंक आपको दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का मैप आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का, इसमें जो बड़ा अंक है 80 वो लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट 31 है। सेम इधर बिहार में आ जाइए, जो बड़ा अंक है वो लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट है, 16 राज्यसभा सीट है। इसी तरीके से ये महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर 19 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में दीजिए, 4 सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है और बिहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में आखिरी बार देशव्यापी परिसीमन कब हुआ था? देश में आखिरी बार देशव्यापी जो परिसीमन हुआ था वो 2002 में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। कब कब हुआ है? पहली बार 1952 में हुआ था, दूसरी बार 1963 में, तीसरी बार 1973 में और चौथी बार 2002 में। ठीक है, और अभी जो है परिसीमन विधेयक पेश किया गया है, पास हो जाता है तो उसी आधार पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और वो जो परिसीमन आयोग का गठन होगा वो 5वां गठन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1952 में गठित प्रथम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये चारों परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपको याद रखना है। एन चंद्रशेखर अय्यर, एन चंद्रशेखर अय्यर 1952 में गठित प्रथम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे। 1963 में गठित दूसरे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जे.एल. कपूर थे। 1963 में गठित दूसरे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे जे.एल. कपूर। और अब तक ये जो 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, कब कब हुआ, कौन अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिए। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ, अध्यक्ष थे एन चंद्रशेखर अय्यर। दूसरा परिसीमन आयोग का गठन 1963 में हुआ, इसके अध्यक्ष थे जे.एल. कपूर। तृतीय परिसीमन आयोग का गठन हुआ 1973 में, इसके अध्यक्ष थे जे.एस. वर्मा। बाद में इसके अध्यक्ष बदलकर नए नियुक्ति अध्यक्ष बदल गए और नए अध्यक्ष बने रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, चौथे परिसीमन आयोग का गठन 2002 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष की जनगणना के बाद कोई परिसीमन का कार्य नहीं हुआ है? आमतौर पर भारत में हर जनगणना के बाद परिसीमन करने का प्रावधान है, लेकिन 3 बार ऐसे हुआ है आज़ादी के बाद कि जनगणना तो हुआ लेकिन परिसीमन नहीं हुआ। 1981 में, 1991 में और 2011 के बाद। तो ठीक है, उपर्युक्त सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 में। ठीक है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है? अब राज्य विधानसभा का पूछा है, तो राज्य विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 332 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 332 में। महिला आरक्षण अधिनियम यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किस पर लागू नहीं होगा? राज्यसभा पर लागू नहीं होगा और राज्य विधान परिषद पर भी लागू नहीं होगा। राज्य विधानसभा और लोकसभा में ये लागू होगा। तो उपर्युक्त ए और बी, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। सरकार का लक्ष्य महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को किस वर्ष तक लागू करना है? सरकार का लक्ष्य 2029 तक लागू करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर 2026-27 जैसे कि 2023 में जब भी ये अधिनियम पारित हुआ था, तो अगर 2021 में जनगणना हुआ रहता तो आराम से ये महिला आरक्षण जो है अभी 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन जनगणना में क्योंकि लेट हो गया, तो जाहिर सी बात है जो नया जनगणना 2026-27 अभी शुरू हो गया है, तो फिर इसके आधार पर अगर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा तो 2029 क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि सरकार ने जनगणना करने में लेट कर दी है। ये सरकार की गलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संसद में सर्वप्रथम महिला आरक्षण विधेयक कब पेश किया गया था? 1996 में। 1996 में पहली बार संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है? अनुच्छेद 82 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 82 के
तहत अनुच्छेद 82 में ही कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किया जाए। परिसीमन जो शब्द है हिंदी का, उसे इंग्लिश में डिलिमिटेशन बोलते हैं, याद रखिए। 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पूरे भारत भर में देशव्यापी परिसीमन केवल 4 बार हुआ है, 1952, 63, 1973 और 2002 में। लेकिन बीच बीच में कुछ राज्यों में परिसीमन हुआ है, जैसे कि 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन हुआ था और इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन भी किया गया था। 4 और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए परिसीमन किया गया था, लेकिन बाद में उसे खत्म कर दिया गया। तो यही पूछ रहा है कि 2020 में जो जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष आमतौर पर कौन होते हैं? आमतौर पे कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड या वर्तमान जज होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या वर्तमान जज होते हैं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष, याद रखिएगा। परिसीमन आयोग की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर काम करता है। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये आयोग जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या है 40, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले शेष 4 राज्य कौन से हैं? अभी मैंने आप सभी को बताया है। तो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 लोकसभा सीट है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है। और ये भारत के 4 सबसे अधिक लोकसभा सीट वाले राज्य हैं वर्तमान 543 सीटों वाले लोकसभा के मामले में। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को अगर किसी प्रकार का डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं डाउट सोल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, और ये जो साउथ वाले लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो नए 2011 की जनगणना के अनुसार जो परिसीमन किया जा रहा है, तो साउथ वाले लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका भारत के विकास में, भारत के जीडीपी में योगदान बहुत ही ज़्यादा है। तो वो चाहते हैं कि इस विकास को ध्यान में रखकर सीटों का बंटवारा किया जाए, ताकि संसद में हमारा प्रतिनिधित्व का जो परसेंटेज हो वो लगभग सबके बराबर हो। ठीक है, न कि जनसंख्या वाले राज्य आगे निकल जाए तो फिर वो जनसंख्या और तेज़ी से बढ़ाएंगे ताकि हमारे इधर का सीट ज़्यादा बढ़े। तो ये तो एकदम से गलत मैसेज चला जाएगा पूरे इंडिया में, तो याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये करंट अफेयर्स का मास्टर ई बुक है पिछले 1 साल का। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, अर्थव्यवस्था, इसे हमने खुद ही तैयार किया है, खुद हमने टाइप किया है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है रिवीजन करने के लिए। एग्जाम नज़दीक हो तो आप तेज़ी से इन पीडीएफ को पढ़कर रिवीजन कर सकते हैं। इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, हाइप वाला बटन जरूर आप सभी लोग दबा देना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।